हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज जो वीडियो हम डिस्कस करेंगे वो क्लास सिक्स का जो क्लास टेंथ का जो चैप्टर 6 है, पॉलिटिकल पार्टी, जिसे हम कहते हैं राजनीतिक दल, उसको हम डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो के थ्रू ये समझेंगे कि जो पार्टीज कहते किसे हैं, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कौन सा टॉपिक होगा। सबसे पहला, व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दूसरा, फंक्शन क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हैव, यानी कि डेमोक्रेसी कंट्री में कितने पार्टीज का होना जरूरी माना जाता है। ये सारी चीजें हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि नेशनल पार्टी कहते किसे हैं, और मेजर नेशनल पार्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो प्रमुख सात जो हमारी नेशनल पार्टीज हैं हम उसके बारे में समझेंगे। फिर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चैलेंजेस क्या क्या है, और किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में सुधार लाया जा सकता है। ये सारी चीज आज हम इस चैप्टर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत होती क्यों है, या हम उससे पहले ये समझते हैं कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज कहते किसे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज वो भी आदमियों का ग्रुप होता है जो कि इलेक्शन के थ्रू, इलेक्शन जब कंडक्ट कराया जाता है तो वो क्या करते हैं, इलेक्शंस के बाद वो पावर में आते हैं और अपनी सरकार को बनाते हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं पार्टीज। जैसे कि आज के, अगर अभी हम अपने कंट्री में देखें तो हमें बहुत से पार्टीज देखने को मिलते हैं, जैसे बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो ऐसे बहुत से पार्टीज देखने को मिलते हैं। तो वो जो पार्टीज होते हैं वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि क्या करते हैं, इलेक्शंस और होल्ड के बाद वो क्या करते हैं, अपनी सरकार को बनाते हैं। और जितने भी जो पॉलिसीज होते हैं और जो प्रोग्राम्स होते हैं सोसाइटी के लिए, उस पे वो क्या करते हैं, तो एग्री करते हैं। और वो जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको प्रमोट करने का काम करते हैं, और जो भी, और किसके लिए, तो कलेक्टिव गुड्स के लिए। यानी कि अगर हम बात करें जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उसमें क्या होता है, समूह के भलाई को बढ़ावा देने के लिए की दृष्टि से समाज में कुछ नीतिगत कार्यक्रम पर वो क्या होते हैं, तो सहमत होते हैं। यानी कि इस कंट्री में किस तरीके से काम करना चाहिए, सोशल जो समाज है, सोसाइटी है, उसमें कौन कौन से वेलफेयर या स्कीम्स ऐसे पब्लिक के लिए चलानी चाहिए, या जो पब्लिक को क्या करे, तो हेल्प करे। तो इसी मकसद से वो क्या करते हैं, एक गवर्नमेंट बनाने के लिए सबसे पहले वो अपने कुछ लोगों का ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट में वो अपना पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। गवर्नमेंट के रूप में, अपोजिशंस के रूप में वो क्या करते हैं, अपना एक रोल प्ले करते हैं। किसके लिए, तो सोसाइटी के लिए। और उसी के लिए क्या करते हैं, कुछ कार्यक्रम भी चलाते हैं। अगर हम बात करें कि जो पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल्स पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी, यानी कि अगर हम पार्टीज की, या जो हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, किस चीज को दर्शाती है, जो हमारे सोसाइटी में जो डिविजन्स है ना, तो उसको वो रिप्रेजेंट करने का काम करती है। क्यों, क्योंकि हर एक पार्टीज का जो मोटिव्स होता है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है, जो ये बताता है कि जो हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो भी डिफरेंसेस है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। नीतियों का समर्थन भी करता है। अगर कौन, तो ये जो हमारी जो पॉलिटिकल्स पार्टी हैं, जो भी पॉलिटिकल्स पार्टी हैं, जब वो क्या करते हैं, अपने पार्टीज को बनाते हैं, तो उसके बाद जो भी पॉलिसीज आते हैं उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और जो भी पब्लिक के इंटरेस्ट में होता है उसके लिए वो क्या करते हैं, तो उसको प्रमोट करते हैं। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में बात करें जो 3 कंपोनेंट हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले क्या होता है, एक पार्टी का लीडर होता है। उसके बाद एक्टिव मेंबर, जो उसमें मिनिस्टर सब बनते हैं अगर वो इलेक्शन जीत करके आते हैं, और फिर उनके फॉलोवर्स। आज के टाइम पर अगर हम अपनी सोसाइटी में बात करें तो हर एक पर्सन किसी न किसी पार्टी का फॉलोवर होगा। जैसे कोई कांग्रेस पार्टी का होगा, कोई आम आदमी पार्टी का होगा, कोई बीजेपी पार्टी का होगा। तो ये 3 हमें कंपोनेंट किसके देखने को मिलते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टीज के देखने को मिलते हैं। हर एक पार्टी का अपना क्या होता है, एक लीडर होता है। फिर उसमें जो एक्टिव्स मेंबर होते हैं जो उस पार्टी में एज अ ग्रुप मेंबर की तरह, एज अ पार्टी मेंबर की तरह रह करके अपना रोल प्ले करते हैं। और तीसरे होते हैं उनके फॉलोवर। अब बात करते हैं कि क्या फंक्शन होता है एक पॉलिटिकल पार्टीज का, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी यानी कि जो राजनीतिक दल है उसके कार्य क्या क्या है।
अगर हम उसके फंक्शंस की बात करें तो उसके जो फंक्शन होता है, सबसे पहले वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिकल में जो ऑफिसेस होते हैं उसको फुलफिल करने का काम करते हैं। उसके बाद जो भी पॉलिटिकल पावर होता है उसको या जो भी एक्सरसाइज सब होता है, जो भी कार्यालय को जब वो भर लेते हैं, यानी कि जो भी पॉलिटिकल ऑफिस को जब वो उसको फुलफिल करते हैं, तो उसके बाद जो भी पॉलिटिकल पावर्स होता है उसकी वो क्या करते हैं, राजनीतिक शक्ति का वो क्या करते हैं, तो यूज करते हैं पॉलिटिकल पावर का, फिर वो क्या करते हैं, तो यूज करते हैं। और उसके नीचे हम ये सारे फंक्शंस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्शंस लड़ते हैं, यानी कि चुनाव लड़ते हैं, और पब्लिक जिसे चुन करके भेजती है संसद में, तो वहां जाके वो क्या बनाती है, अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। फिर वो क्या बनाते हैं, अपने गवर्नमेंट बनाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, पार्टीज पुट अप फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज द फॉर देम। यानी कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को जब पब्लिक के द्वारा वोट के थ्रू चुन लिया जाता है, तो उन्हीं के लिए क्या बनाया जाता है, अलग अलग तरीके की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं। जो पार्टीज प्ले आर डिवाइस रोल टू मेकिंग लॉ फॉर अ कंट्री। यानी कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो वो देश के कानून बनाने के लिए अपनी क्या करते हैं, एक अहम भूमिका भी निभाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि जब हम अपनी कंट्री के एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, हमारी कंट्री में क्या है, मैनी पार्टीज है, बहुत सारे पार्टीज हैं। तो उसके थ्रू क्या होता है, अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो उसमें जो अपोजिशन होते हैं वो क्या करते हैं, उस लॉ में क्या करते हैं, डिफॉल्ट निकालते हैं। और पब्लिक के लिए कितना यूजफुल होगा, इन सबको क्या करते हैं, एक डिबेट एंड डिस्कशंस के थ्रू इस लॉ की कमियां निकालते हैं और उसमें कुछ अमेंडमेंट के लिए बात करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करते हैं, कानून बनाने में वो सबसे ज्यादा अपनी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एज अ इलेक्टेड मेंबर और एज अ अपोजिशन, दोनों ही रोल में क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो अपना एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें, पार्टीज फॉर्म अ रन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार जो चलाई जाती है किसके द्वारा चलाई जाती है, पार्टीज मेंबर्स के द्वारा ही चलाई जाती है। तो ये सारे काम किसके, तो एक पॉलिटिकल पार्टीज के। वहीं पे अगर हम बात करें, जो दल चुनाव हार जाता है, यानी कि अगर कोई पार्टी इलेक्शंस हार जाता है तो उसका भी एक रोल रहता है हमारे केस में पार्लियामेंट में एज अ अपोजिशंस की तरह। इसमें क्या होता है, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट के फेलियर को और किसी भी लॉ के अंदर, अगर गवर्नमेंट कोई लॉ ला रही है तो उसके अंदर चेंजेस करने के लिए क्या करती है, वो अपनी अपीलें रखते हैं कि पब्लिक के लिए क्या वेलफेयर हो सकता है और क्या इसमें बदलाव आना चाहिए। या सरकार की फिर वो क्या करते हैं, एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं आलोचना, यानी कि क्रिटिसाइज करने में। तो क्रिटिसाइजिंग में भी क्या होता है, एक अपोजिशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो गवर्नमेंट है उनकी फेलियर को और जो गलत पॉलिसीज है उसको बताने में। तो इसलिए जितना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होता है डेमोक्रेसी में, उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या मानी जाती है, डेमोक्रेसी को माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अगर जब अपोजिशन स्ट्रांग में रहता है तो वो गवर्नमेंट पे क्या करता है, कोई भी मनमानी काम करने से रोक सकता है। तो इसीलिए जो डेमोक्रेसी की बात की जाती है तो उसमें अपोजिशन क्या होता है, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। वही पार्टी शेप्स पब्लिक ओपिनियन, यानी कि जो पार्टियां हैं वो जितने भी जो जनमत है उनको क्या देने का काम करती है, एक शेप यानी कि एक आकार देने का काम करती है। वहीं पे अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट की, लास्ट फीचर्स की, तो ये क्या है, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंट बाय द गवर्नमेंट। यानी कि अगर अपोजिशंस के ओपिनियन से, अगर जो हम अपोजिशंस के अकॉर्डिंग बात करें तो जितने भी जो पार्टियां होती है ना, अपोजिशंस की पार्टी हो गई या गवर्नमेंट की ही पार्टी हो गई, वो क्या करते हैं, सरकारी जो मशीनरी है और सरकारों द्वारा जो लागू की जाने वाली जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उसको क्या करते हैं, तो पब्लिक तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो ये कौन, तो ये पार्टीज के द्वारा ही किए जाते हैं। ये सारे मेन फंक्शंस हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की। अब बात करते हैं अगले, वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे परफॉर्म ऑल फंक्शंस विच आर मेंशन्स अबव। अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प इन रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट व्यूज और वेरियस इशू ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि हमने जो राजनीतिक दलों की आवश्यकता इसीलिए पड़ जाती है
क्योंकि वे ऊपरी वर्णित सभी कार्यों को करते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की हमें जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि जो भी कंट्री के लिए पॉलिसीज बनाई जाती है या पब्लिक के लिए जो भी वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड की जाती है या बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, एक इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ही बनाई जाती है। और जो अपोजिशंस में जो पार्टीज होते हैं वो क्या करते हैं, उस वेलफेयर में अगर कोई डिफॉल्ट है या गवर्नमेंट की फेलियर है किसी चीज में लेकर के तो उसको पब्लिक के सामने रखने का काम करते हैं। इसीलिए हमें क्या है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत पड़ती है, दोनों में, एक इलेक्टेड पार्टीज के लिए भी और एक अपोजिशन पार्टी, दोनों के लिए। वहीं पे अगर हम आगे देखें तो इसके अलावा जितने भी जो पॉलिटिकल्स पार्टी हैं वो क्या करते हैं, जितने भी जो मुद्दे इश्यूज होते हैं उसमें जो डिफरेंसेस जो व्यूज होते हैं उसको भी वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिंग करने का काम करते हैं। वहीं पे जितने भी फिर अगर हमारे जो वेरियस जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल भी बनाने का काम करते हैं। और अगर हम आज के आगे देखें, उन्हें सही एक तरह से और विरोध करने के लिए एक तंत्र के रूप में भी उन्हें क्या माना जाता है, उन्हें एक रूप में काम करते हैं। यानी कि अगर हम अपोजिशंस के थ्रू में अगर बात करें तो वो सही तरीके से वो क्या करते हैं, एक तो गवर्नमेंट का वो अपोज करते हैं यानी कि क्रिटिसाइज करते हैं। अगर वो किसी यहाँ जगह पे अगर वो गवर्नमेंट फेल रहती है या किसी पॉलिसीज बनाने में कोई डिफॉल्ट रहता है तो उसमें वो क्या करते हैं, तो गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करते हैं। और उसमें जो राजनीतिक दल के पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल द नीड एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज, यानी कि राजनीतिक दल हर प्रतिनिधित्व सरकार की जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। अब बात करते हैं हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, यानी कि डेमोक्रेसी अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक में तो डेमोक्रेटिक में कितने पार्टीज का ग्रुप होना चाहिए। अगर हम अपनी कंट्री में बात करें यानी भारत में बात करें तो भारत में क्या है, 750 से भी ज्यादा पार्टी रजिस्टर्ड है हमारे इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में। यानी कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफिस की बात करें तो उसमें कितने पार्टीज रजिस्टर्ड है, 750 से भी ज्यादा। बट उसमें से बहुत से पार्टीज ऐसे हैं जो कि एक सीरियस कैंडिडेट्स नहीं है जिसमें इलेक्शन के तहत या पब्लिक के लिए वो क्या है, एक सीनियर मतलब एक सिंसियर या बात कर रहे हैं सीनियर कैंडिडेट तो वो क्या है, उसमें नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि हमें किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कितनी पार्टीज का होना आवश्यक है एक डेमोक्रेटिक में। अगर हम बात करते हैं सम कंट्रीज हैव ओनली वन पार्टी allowed to control the run the government, they are called the one party system। यहाँ पे अगर हम पार्टी की सिस्टम करें तो हम यहाँ कंट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्टीज को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है हमारा वन पार्टी सिस्टम, दूसरा आता है हमारा 2 पार्टी सिस्टम, और तीसरा आता है हमारा मोर देन 2 पार्टी सिस्टम, मोर देन 2 पार्टी सिस्टम। अब इन तीनों हम डिफरेंस समझते हैं। वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है, किसी कंट्री में सिर्फ एक ही पार्टी का ग्रुप रहता है और उसी में क्या होता है, गवर्नमेंट को चुना जाता है और उसी में गवर्नमेंट को चुनने के बाद उसी गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, सरकार को चलाया जाता है और कंट्री के लिए पॉलिसी सब बनाई जाती है। तो उसे हम कहते हैं वन पार्टी सिस्टम, जो कि हम किस में देख सकते हैं, चाइना में देख सकते हैं। चाइना में क्या है, तो सिंगल पार्टी सिस्टम है, वहां पे एक ही पार्टी है और एक ही पार्टी में क्या है, तो वहां के प्रेसिडेंट को चुना जाता है। जो कि डेमोक्रेसी के लिए हम अगर डेमोक्रेसी के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो सिंगल पार्टी सिस्टम है वो अच्छा नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं 2 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम वो पार्टी सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ 2 पार्टीज ग्रुप होते हैं, यानी कि 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और उन्हीं दोनों में से क्या होता है, पब्लिक जिसे भी होती है उसे गवर्नमेंट के रूप में इलेक्ट करती है। तो इसमें क्या है कि पब्लिक के पास 2 ऑप्शन मिल जाते हैं कि वो अपने किसी भी अपने लीडर्स को वो क्या कर सकते हैं, तो इलेक्ट कर सकते हैं। और सिंगल पार्टी सिस्टम में क्या रहता है, पब्लिक के पास ऑप्शन ही नहीं रहता है कि वो अपने लिए किसी भी लीडर्स को वो चुन सके। इसीलिए जो वन पार्टी सिस्टम है उसे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है।
टू पार्टी सिस्टम की बात करें तो टू पार्टी सिस्टम में दो पॉलिटिकल पार्टीज के ग्रुप रहते हैं, जिसमें पब्लिक को एक ऑप्शन मिल जाता है कि अगर एक पार्टी सिस्टम पसंद नहीं आ रही है तो वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को वो वोट करके चुन सकते हैं। तो इसे काफी हद तक हम कह सकते हैं तो डेमोक्रेसी के लिए क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए बात करें तो एग्जाम्पल में हमें क्या देखने को मिलता है, यूएसए और ब्रिटेन। ब्रिटेन और यूएसए एक ऐसी कंट्री है जहां पे क्या है, डबल पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। मोर देन टू पार्टी सिस्टम में क्या है, मोर देन टू पार्टी सिस्टम में हमें दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के ग्रुप देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, हमारी कंट्री में क्या है, दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलता है। जैसे कि आम आदमी हो गया, कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, ममता बनर्जी की पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई। तो हमें बहुत सारे क्या है पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलता है और ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। कौन सा, हमारा जो हमारा मोर देन टू पार्टी सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पब्लिक के पास बहुत से ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि वो अपने बेस्ट लीडर को वो क्या कर सके, एलेक्ट करके अब पार्लियामेंट में भेज सके। तो इसीलिए डेमोक्रेसी में जब हम मोर देन टू पार्टी सिस्टम की बात करते हैं तो वो सबसे अच्छा सिस्टम माना जाता है। और जब अगर हम जैसे कि हमारी कंट्री की बात आ जाती है कि जिसमें हम मोर देन टू गवर्नमेंट पार्टी की बात करते हैं, इसमें गवर्नमेंट के ऊपर इस बात के लिए प्रेशर रहता है कि यदि गवर्नमेंट पब्लिक के वेलफेयर में काम नहीं करेगी तो पब्लिक किसी और पॉलिटिकल पार्टीज के ग्रुप को चुन करके वो इलेक्ट कर सकती है। तो जैसे हमारी कंट्री में क्या है, दो से ज्यादा ही पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलते हैं। तो जब अगर हमारी जैसी कंट्री की बात करें जिसमें दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के ग्रुप मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप, जिसे हम मल्टी पार्टी सिस्टम भी दूसरे भाषा में कहते हैं। तो ये जो है डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबसे ज्यादा एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम करता है। अगर हम बात करें देयर ऑन द स्ट्रेंथ और इन अलायंस विद अदर कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। अब बात करते हैं व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम ज्वाइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंसिस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर इज कॉल्ड द अलायंस फॉर्ट। यानी कि इलेक्शन जीतने के लिए जब दो या दो से अधिक पार्टी मिल करके अपना एक संगठन बनाती है, यानी कि अपना एक ग्रुप बना लेती है और वो इलेक्शंस जीत करके जब वो अपना सरकार बनाती है तो उस गवर्नमेंट को कहते हैं हम गठबंधन की सरकार। क्या कहते हैं हम उसे, गठबंधन की सरकार, या हम उसे क्या कहते हैं, फिर उस पार्टी को हम कहते हैं गठबंधन। जब दो या दो पार्टी क्या करती है, इलेक्शन जीतने के लिए क्या करती है, अपना एक ग्रुप बना लेती है, तो उसी को हम कहते हैं गठबंधन। अब बात करते हैं नेशनल पार्टी के बारे में। तो नेशनल पार्टी वो पार्टी इसको मानी जाती है जो एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में वो क्या हो तो जीत करके आई हो। जैसे कि आज के टाइम पे बहुत से ऐसे नेशनल पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी होगी, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई। क्यों? क्योंकि ये पूरे देश के राज्यों में किसी न किसी मतलब जब कोई भी पार्टी दो या दो से ज्यादा स्टेट में जीत करके आती है तो उसे हम कहते हैं नेशनल पार्टी। और जो स्टेट पार्टी होता है, स्टेट पार्टी क्या होता है, पर्टिकुलर एक स्टेट का अपना ही पॉलिटिकल पार्टी होता है, तो उसे हम कहते हैं स्टेट पार्टी। तो आपको यहाँ पे नेशनल पार्टी समझ में आ गई। तो नेशनल पार्टीज जो होती है ना वो रजिस्टर्ड होती है किसमें, हमारे इलेक्शंस कमीशन के ऑफिस में, जो कि हर एक पार्टी क्या है हमारी कंट्री की वो कहाँ रजिस्टर्ड है, तो हमारे इलेक्शंस कमीशन ऑफिस में रजिस्टर्ड है। और उन्हें कुछ स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं जैसे कि फॉर अ लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टी, यानी कि एक बड़ी पार्टीज को स्थापित करने के लिए। अब जैसे कि उसमें हम बात करते हैं जो नेशनल पार्टीज है, तो अ पार्टी आर शेयर लिस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द इलेक्शन इज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट विद अ 2 सीट्स इन रीऑर्गेनाइज्ड अ स्टेट पार्टी। यानी कि जब कोई भी पार्टी टोटल 6% वोट से इलेक्शंस में लेजिस्लेटिव असेंबली में वो क्या करती है, वो जब जीत करके आती है, यानी कि दो या दो से ज्यादा स्टेट में वो जीत करके आती है और उसमें दो रीऑर्गेनाइज्ड की जो 2 सीट्स हैं उस पर वो विजेता प्राप्त करती है, तो उसी को हम कहते हैं नेशनल पार्टी। यानी कि एक पार्टी जो किसी भी राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल सीटों का कम से कम 6% हासिल करती हो और कम से कम 2 सीट जीतती हो, उसे हम क्या कहते हैं,
एक राज्य पार्टी के रूप में उसे मान्यता दे देते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, मेजर नेशनल पार्टीज के बारे में। तो अगर सबसे पहले बात करें तो ऑल इंडिया जो हमारा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है, जिसे हम शॉर्टकट में AICT कहते हैं। तो ये जो पार्टी लॉन्च हुई थी वो कब हुई थी, 1 जनवरी 1998 में हुई थी। किसके लीडरशिप में, तो ममता बनर्जी के लीडरशिप में। और इसे नेशनल पार्टी रीऑर्गेनाइज कब कर दिया गया था, तो 2006 में इस पार्टी को घोषित कर दिया गया था कि ये एक नेशनल यानी कि राष्ट्रीय पार्टी है। और इसके चिन्ह की बात करें तो इसका चिन्ह फूल और घास है। वहीं पे अगर हम बात करें इस पार्टी का जो मोटिव है, ये पार्टी किस लिए प्रसिद्ध है, तो सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म के लिए प्रसिद्ध है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के ग्रुप का क्या होता है, अपना एक ऐसा मोटिव होता है जो हमारे जो सोसाइटी के अंदर जो डिविजन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी के बेस पे क्या होता है, पार्टी अपना एक मोटिव रखती है। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा AICTC पार्टी जो है वो उसका जो मोटिव है वो क्या है, सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म। फिर बात करें वेस्ट बंगाल 2011 में जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, तो उसमें क्या है, जो पश्चिम यानी कि हम बात करें जो हमारा AICTC पार्टी है 2011 में सत्ता में है, 2011 में सत्ता में है। और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में भी उनकी क्या है, मौजूदगी है, जो कि हमारे क्या है, ये सारे पूर्वोत्तर राज्य हैं। तो उनमें भी इन पार्टी के क्या देखने को मिलती है, मौजूदगी देखने को मिलती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हमारा जो AITC पार्टी है यानी कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, वो क्या है, एक राष्ट्रीय पार्टी है। वहीं पे अगर हम बात करें 2014 में आम चुनाव में 3.84% वोट मिले और उनमें से 34 सीटें उन्होंने जीती थी, जिनमें से यह लोकसभा में चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो इसलिए हम कहते हैं ये हमारी क्या है, तो एक राष्ट्रीय पार्टी है। दूसरा है हमारा बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी कब बन के आया था, तो यह बन के आया था 1984 में। और किसके नेतृत्व में, तो जो हमारे कंसी राम है उनकी लीडरशिप में ये पार्टी बन करके आया था। अगर हम इसमें जो इन 6 टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर ऑफ द बहुजन समाज पार्टी विच इंक्लूडेड द दलित, आदिवासी, OBC एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। यानी कि अगर हम जो हमारे बहुजन समाज पार्टी है जिसमें दलित, आदिवासी, OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल के लिए एक सत्ता, प्रतिनिधित्व और सुरक्षा करना चाहता है। इस हर एक पार्टी का जो अपना मोटिव है, और ये मोटिव किसका था, तो बहुजन समाज पार्टी का ये मोटिव है। तो दलित और उत्पीड़ित लोगों के हित के लिए, कल्याण की रक्षा के लिए इस पार्टी ने अपना एक पॉलिटिकल पार्टी को बनाया। इसका उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्य आधार है, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब जैसे पड़ोसी राज्यों में भी ये पर्याप्त उपस्थिति में है। इसीलिए हम इसे भी क्या मानते हैं, तो एक नेशनल पार्टी मानते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग पार्टियों का समर्थन लेकर यूपी में कई बार इन्होंने अपनी सरकार को बनाई है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो हमारी बीजेपी है। बीजेपी कब बन करके आई, बीजेपी बन के आई थी 1980 में। किससे निकल के और किसके लीडरशिप में बन के आई थी, तो प्रसाद यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि 1981 में, यानी कि जो हमारी बीजेपी कांग्रेस पार्टी है वो 1980 में स्थापित हुई। और जो यानी कि 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा इसे क्या किया गया था, तो गठित किया गया था। वहीं पे अगर हम बात करें भारतीय प्राचीन संस्कृति और मूल्यों और दीनदयाल उपाध्याय के अभिन्न मानवतावाद और अत्युत्थान के विचार से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहती है। तो अगर हम बीजेपी गवर्नमेंट की अगर बीजेपी पार्टी की मोटिव्स की बात करें तो उसका मोटिव्स क्या है, वो भारत का निर्माण यानी कि मजबूत और आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहती है। वहीं पे अगर हम इसकी बात करें कल्चरल नेशनलाइजेशन यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व, भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की अपनी अवधारणा में ये क्या है, एक महत्वपूर्ण हमारा तत्व है। किनका, तो ये बीजेपी पार्टी का। फिर अगर हम पहले उत्तर और पश्चिम शहरी क्षेत्रों तक सीमित, पार्टी ने दक्षिण पूर्व, उत्तरी पूर्व और ग्रामीण क्षेत्रों में अपना समर्थन को क्या किया है, तो बढ़ाया है। तो इन वजह से आज भी क्या है, बीजेपी एक नेशनल पार्टी के रूप में। अब बात करते हैं हमारा कम्युनिस्ट
पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई। सीपीआई का फॉर्म कब हुआ था? 1925 में हुआ था, और किसमें? जो मार्क्सवाद, लेनिनवाद और धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के विश्वास पे ये करता था। तो इसी बेस पे क्या है, तो 1925 में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। इन्होंने अपोज किस चीज को लेके किया था? तो अलगाववाद और सांप्रदायिकता का बाद की जो ताकतें थी, तो उनका इन्होंने क्या किया था, तो अपोज किया था। ये था पार्टी का मेन मोटिव। फिर अगर हम बात करें, इन्होंने एक्सेप्ट किया था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज द मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लासेस, यानी कि जो संसदीय लोकतंत्र को मजबूत वर्ग, किसान और गरीब के हितों को बढ़ावा देने के साधन के रूप में इन्होंने क्या किया था, तो स्वीकार किया था। यहीं पे अगर हम इनकी सिग्निफिकेंस प्रेजेंट इन द कास्ट ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यानी कि अगर हम इनकी मौजूदगी की बात करें तो हमें किन किन स्टेट में देखने को मिलता है? केरला, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। और 2014 में लोकसभा के चुनाव में इन्हें 1% का भी से भी क्या मिला था, तो कम वोट मिला था, यानी कि 1% से भी कम वोट मिला था। किसमें? 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में। अगर हम 2000 लोकसभा के इलेक्शंस की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में 282 सदस्यों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में ये क्या है, तो उभर करके आई थी। जो पांचवी हमारी नेशनल पार्टीज है, वो क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, यानी कि CPIM। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये कब बन करके आई थी? तो 1964 में बन के आई थी। और ये किस चीज पे बिलीव करती थी? तो मार्क्सवादी, लेनिनवादी में ये वो विश्वास रखती थी, और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का वो समर्थन करती थी, और साम्राज्यवाद और जो सांप्रदायिकतावाद था उसका क्या किया था, तो इसका विरोध किया था। भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय के उद्देश्य हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक चुनाव को एक उपयोगी और सहायक साधन के रूप में भी इन्होंने क्या किया था, तो स्वीकार कर लिया था। अगर हम बात करें एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इनको जो सबसे ज्यादा सबसे मजबूत जो सपोर्ट मिलता है वो कहाँ मिलता है, तो किन राज्यों में मिलता है, तो वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में देखने को मिलता है। द पार्टी वॉज इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट द ब्रेक फॉर 34 ईयर, यानी कि पश्चिम बंगाल में बिना लगातार ये 34 साल तक क्या बन करके रहे थे, तो ये पावर में बने रहे थे। 2014 में लोकसभा के चुनाव में बात करें तो इन्हें कितना 3% वोट मिला था और 9 सीटें जीती थी इन्होंने 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें। एक कितना लेके आना। तो पैदल आते हैं कबूतर नहीं, बार बार मारना तो अच्छा ही नहीं लगता ना। मेरा भाई तुम ही रखो, भाई अभी निकालना उसको, एक वीडियो रिकॉर्ड कर तो घर लाऊं मचा रहा है, फिर आपको बुलाया हूँ आ रहा है। इसके घर पता है मुश्किल से मैं अभी तक कितना बार गया हूँ, मुश्किल से 7-8 बार बहुत है। बचपन से इसी को बुलाता भाई तू ही आता, तब उसको आते तुरंत भाई तुझसे लिया इसलिए तो बुलाया तेरे को। नहीं,
बंदा मस्त बंदा है ये। उसको और नहीं, नंबर तो उसका भी सेव नहीं है मेरे फोन में। स्टार्टिंग में 888 है इसलिए याद है। हाँ। हेलो। अरे कितने देर में आएगा भाई? अबे आ जाना। क्यों? क्या काम है? अभी मेरी आज एक चीज दिखाऊंगा। कितने कितने बजे आएगा? 7 बजे? पागल वागल हो गया क्या? इतनी रात को कौन आता है? यार 7 बजे तो 12 ही बजे के बराबर हो गया ना। अबे अभी आ जाना। 7 बजे भी आ जाइयो। यहीं आके कर लेना। कब तक खत्म हो जाएगा? तेरे को मैसेज कब किया था? 11:30 बजे। मतलब भाव ज्यादा बढ़ गया है क्या? भाई देख मैसेज मैंने किया फिर भी तू कह रहा है मैं 7:30 बजे आऊंगा। मतलब 7 बजे आऊंगा। उस दिन भी तू नहीं आया। तो चल ठीक है। मैं 7 बजे कॉल करूंगा। चल ठीक है। चल ठीक पढ़ ले। क्या आज पूरा खत्म हो गया इसका? मैंने अपने लिए ये वाला कहा लाने के लिए, गेमिंग वाला नहीं होता है, ये वाला। एक ये वाला है, ठीक है। इधर का 800 रुपए का होगा ये शायद। तो सुबह से लगा था 800 का था। एक ये वाला था और एक ये वाला था। दोनों में से बताओ कौन सा ज्यादा अच्छा है? ये वाला। ये वाला। दोनों में से कौन सा तुमको अच्छा लगा? ये वाला लगा। यही करो। ये वाला पेमेंट, ये वाला ऑर्डर कर दो। ये वाला 1099 का। फिर भेज दो। कुछ भी ना गया था। मेरे को नींद ही नहीं आता दोपहर में। हाँ लेकिन जिस दिन जल्दी उठा हूँ ना, और जैसे बाहर चला गया 4 घंटे 4 5 मतलब उस दिन जिस तरह गया था, उस तरीके से धूप से आता हूँ ना, तब भले ही नींद आ जाए। लेकिन ऐसे नींद ही नहीं आता दोपहर में। कितना सो लूं ना, नींद ही नहीं आता। और दोपहर में सो जाओ तो रात में नींद नहीं आता। खाना तो खाएगा छोटू? बोल दिया लाने के लिए। क्योंकि इधर छू के देखो कितना गर्म है। मेरे को तो लगता है कहीं पिघल के ना निकल जाना, या इतना गर्म हो जाता है। चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग पे भी है। हैवी सॉफ्टवेयर था ना रिकॉर्डिंग वाला, ओबीएस थोड़ा हैवी पड़ जाता है। तो कैसे वाई फाई चाहिए? आज चलेंगे तीनों वहां हरियाणा के साइड। बोलो में चल रहा है। ये बस नॉन वेज नहीं खाता, लेकिन इसका भी लक्षण मतलब होता है ना कि ब्राह्मण वाला कंजूस वाला, इसका भी नहीं है।
अभी बाहर का खाना छोड़ रखा है इसमें, इसमें सिर्फ आइसक्रीम खाता है। क्या खाते क्या? क्या पढ़ाई करने वाले तो मैं तो देख के भी लाइक नहीं करता। हाँ, पढ़ने वाला जो भी जो पढ़ाने वाला होता है ना, जो पढ़ने वाला उसका लाइक कर देता। फिर जान होता है पढ़ाने, तो फिर सीखने वाले को काय का ही लगता है। और खाना कहाँ मिलता तो फिर क्या मसालों से ही फेमस है, मसालों के लिए ही जाना जाता है। गुलाम भी तो मसालों की वजह से बने थे। पता है गुलाम किस मसाले से हम लोग बने थे? काली मिर्च। बनाया कैसे? जैसे बस बिहार आया था। नहीं बनता था फिर। मुंह हाथ नहीं धोना तेरे को। चलेगी। पाव भाजी।
मैं तो थोड़ा पता नहीं क्या क्या खा लेता हूँ। देखने में बस टेस्टी लगता है, खाने में लगता है कि नहीं पता नहीं। अच्छा, आपको सबको तो तेज। खाना देखते जब छोटे थे आप कुछ अच्छा भी। पता छोटू, ऐसा कौन सा जानवर है चोट लगने पे इंसान जैसा बैठ कर रोता है? आलू गोश्त। पीहू भी इसी तरह छोटी थी जब टॉमी यहीं पे था, और ऐसे ही करता था वो। देखो ये वाला खेल क्या है ये? छोटी पिज्जा है क्या? क्या लोग कुछ करा था ये? ये कुल्फी है। वो वाला जो है तो मैंने खाया। ये तो कौन ही है भाई? लग रहा है तो फिर मैं क्या है? तो ये क्या है? ये तो अच्छा है। और क्या है?
एक जना मन नहीं था लेकिन फिर भी जबरदस्ती दे दिया, क्या बोला? ये लोग कुछ काम कर देते हैं ये तो। कॉल पे नहीं करेंगे लैपटॉप। अब बात करते हैं जो हमारा जो छठा मेजर स्टेट पार्टी है, वो सॉरी नेशनल पार्टी है, उसके बारे में, जो है हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में आईएनसी कहते हैं। तो अगर हम लोकप्रिय रूप से कांग्रेस पार्टी को रूप में हम क्या करते हैं, उसे हम जाना जाता है। दुनिया की जो सबसे पुरानी पार्टी है वो कौन सी है? तो नेशनल कांग्रेस पार्टी है, जो कि कब गठन किया गया था? तो ये जो इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी वो रखी गई थी
सॉरी 1885 में, और किसके द्वारा, तो ये जो एक्सपीरियंस मैनी स्प्लिट्स हैं उनके द्वारा इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। यानी कि जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो स्थापक थे, जो जिसकी स्थापना वो कई विभाजनों का अनुभाग्य किया गया है। अब बात करते हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो लीडरशिप हुई थी वो किसके अंदर में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू द पार्टी टू द बिल्ड मॉडर्न सर्कुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। यानी कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पार्टी ने भारत में एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने की क्या रखी थी, तो मांग रखी थी। आज जो हम अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी देखते हैं, या जो हम अपनी कंट्री को एक सर्कुलर स्टेट के रूप में देखते हैं, तो किसके द्वारा मांग की गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही के अंडर में ये मांग रखी गई थी कि भारत को क्या है, एक आधुनिक लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की मांग की गई थी। 1977 में तक क्या है, केंद्र सत्ताधारी दल में, और 1980 से मतलब 1980 से 1989 तक कांग्रेसिव किस में रही थी, तो रूलिंग पार्टी के रूप में रही थी। 1989 के बाद इसका समर्थन कम हो गया, लेकिन यह पूरे देश में आज भी मौजूद है। इस पार्टी का जो मेन आइडिया था वो क्या था, किसको प्रमोट करने का था, तो सर्कुलरिज्म है और वेल फॉर द वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज। यानी कि अगर नेशनल कांग्रेस पार्टी की जो मेन धारणा है वो क्या है, एक तो धर्मनिरपेक्ष को बढ़ावा देना, और जितने भी जो वीकर सेक्शन है और जितनी भी जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स या वेलफेयर कल्याण को बढ़ावा देना किसका काम है, किसका मकसद है ये, तो ये कांग्रेस पार्टी का है। अब जो हमारा सातवां जो मेजर नेशनल पार्टी है वो कौन सा है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था, और ये किससे अलग होकर के बना था, तो ये कांग्रेस पार्टी से ही अलग होकर के बना था। और ये किस चीज को सपोर्ट करता है, डेमोक्रेसी, गांधीयन जो सर्कुलरिज्म है, इक्विटी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म का ये समर्थन करता है। महाराष्ट्र में एक प्रमुख पार्टी और मेघालय, मणिपुर, आसाम के महत्वपूर्ण उपस्थिति है। अगर आज भी हम बात करें किसकी, जो हमारी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, तो उसकी हमें मौजूदगी कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, एक महाराष्ट्र में एक प्रमुख पार्टी के रूप में, और जो अदर स्टेट जो हमारे जो अदर जो ईस्टर्न साइड स्टेट है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेवन सिस्टर के स्टेट के साइड की बात करें, तो मेघालय, मणिपुर, आसाम में भी इनकी उपस्थिति प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है। कांग्रेस के साथ गठबंधन में महाराष्ट्र राज्य में एक गठबंधन की सरकार उन्होंने बनाई, और 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के सदस्य के रूप में। ये थे हमारे ये थे हमारे 7 मेजर स्टेट, ये थे हमारे 7 मेजर जो हमारे नेशनल गवर्नमेंट पार्टी या पॉलिटिकल पार्टीज की बात हम कर सकते हैं। तो ये जो अभी हमने 7 मेजर जो नेशनल पार्टीज की बात डिस्कस की, तो ये सारी क्या है, इन सब की जो प्रेजेंस है वो हमें कहाँ देखने को मिली, 2 से ज्यादा स्टेट्स में देखने को मिली, इसलिए हमने इन्हें क्या माना, एक नेशनल पार्टी माना। तो आज के टाइम पे जो एक न्यू पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी, तो ये भी क्या है, तो ये भी एक क्या है, तो नेशनल पार्टी आज के रूप में। क्यों, क्योंकि इसकी सरकार दिल्ली के साथ साथ और भी जैसे पंजाब हो गया, तो पंजाब में भी हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो क्या है, जो हमारे जो आम आदमी पार्टी है वो भी आज के टाइप में क्या देखने को मिलता है, एक मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं स्टेट पार्टी के बारे में। तो स्टेट पार्टी वो पार्टी होती है जो पर्टिकुलर किसी एक ही स्टेट में रह करके वो अपने क्या बनाते हैं, तो अपनी पार्टीज को बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट पार्टी क्या कहते हैं हम उसे। देखो, इलेक्शन कमीशन हैज क्लासिफाइड द सम ऑफ मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री एज अ स्टेट पार्टी। यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऐसे बहुत से पार्टीज हैं जिन्हें क्या डिक्लेयर कर दिया गया कि वो एक राज्य पार्टी है, क्या है, राज्य दल है। जैसे कि हमारा बहुजन जनता दल, फिर हमारा सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, फिर हमारा मिजो नेशनल फ्रंट और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। ये सारे क्या है हमारे, ये सारे हमारे एक स्टेट पार्टी के रूप में है। जैसे कि अगर हम इस मैप में देखें, ये जो मैप है ये 2018 का है, इसलिए इसका जो डाटा वो थोड़ा क्या है, डिफरेंट है। जैसे हम बात करते हैं जब
उसमें क्या हर एक स्टेट का जो अपना मेजर पॉलिटिकल पार्टी यानी कि जो रीजनल पार्टी है उसको इस पे मैप में क्या है बताया गया है। जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी देखने को मिलता है 1939, जम्मू कश्मीर नेशनल फिर पत्सर पार्टी देखने को मिलती है, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीज देखने को मिलती है जो कि 1999 में आया था। वहीं पे अगर हम किसकी उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश हमें राष्ट्रीय लोक दल देखने को मिलता है और समाजवादी पार्टी देखने को मिलता है जो कि 1998 में आया था, एक आया था 1992 में। वहीं पे अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जनता दल देखने को मिलता है, लोक जनशक्ति पार्टी देखने को मिलता है, राष्ट्रीय जनता दल देखने को मिलता है जो आज के टाइम पे किसमें झारखंड में। और वहीं पे अगर हम किसकी बात करें राष्ट्रीय लोक समिति यानी कि समता पार्टी, ये सब हमें देखने को मिलता है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट देखने को मिलता है, फिर सिक्किम क्रेंटिकल मोनार्ची देखने को मिलता है। वहीं पे हर एक स्टेट का क्या अपना अपना एक रीजनल पार्टीज हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं चैलेंजेस क्या क्या हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें चैलेंजेस के, 4 ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज में क्या है हमें देखने को मिलता है, किसमें एक वर्किंग है एरियाज में। पहला क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन अ पार्टी, यानी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में जो सबसे बड़ी चैलेंजेस देखने को मिलती है हमें उसमें इंटरनल डेमोक्रेटिक देखने को मिलती है। इंटरनल डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में जो मेंबर्स ऐड होते हैं वो क्या होते हैं, हमें इलेक्टेड मेंबर देखने को नहीं मिलते हैं, सब उसमें एक ही मतलब एक ही दल के देखने को मिलते हैं। जैसे कि चाहे वो फैमिली के बेस पे हो, फ्रेंडशिप के बेस पे हो, बैकग्राउंड जो भी उनका वो क्या रहता है एक रिलेशन में ही रहता है, जिससे हम उसमें जिसके वजह से हमें क्या है एक इंटरनल डेमोक्रेसी देखने का अभाव देखने को मिलता है। यानी कि जो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है तो उसमें क्या है, तो किसी भी पार्टीज के अंदर डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्ड, डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग एंड नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली। यानी कि हम अगर डेमोक्रेसी की बात करें, जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया तो उसके लिए सॉरी। तो अगर हम लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करें तो उसमें जो पार्टीज में है, एक तो क्या उनके जो मेंबरशिप हो तो वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, उसके बाद और ये जो भी पॉलिटिकल पार्टीज की जो मीटिंग्स होती है वो नहीं होती है, हमें वो नहीं देखने को मिलती है। और जो भी जो मेंबर्स होते हैं वो डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली, यानी कि मेंबरशिप के लिए उनके द्वारा जो इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं वो इंटरली कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन द ट्रांसपेरेंट procedures from the functioning, so they are a very few ways for a ordinary worker to rise the top in a party. In many parties top positions are always controlled by the members of one family. यानी कि अधिकांश जो राजनीतिक दल है वो अपने काम काज के लिए क्या करते हैं, खुली और पारदर्शी प्रक्रियाओं का वो अभ्यास ही नहीं करते। यानी कि किसी बहुत से ऐसे पार्टीज हैं जिसके अंदर हमें क्या है ट्रांसपेरेंसी देखने को ही नहीं मिलता है। इसके लिए एक साधारण कार्यकर्ता के लिए किसी भी पार्टी में शीर्ष पर पहुंचने के लिए बहुत ही कम तरीके मिलते हैं। उसके बाद कई दलों में क्या है शीर्ष पदों पर हमेशा एक ही परिवार के सदस्य या नियंत्रण हमें देखने को मिलता है। ये सारे किसके चैलेंजेस है, तो ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आज के टाइम पे एक चैलेंजेस बन करके रहा है। वहीं पे बात करें जो थर्ड चैलेंजेस है, अगर तीसरी चैलेंजेस की बात करें तो इसमें क्या है, कभी कभी इलेक्शंस को जीतने के लिए क्या किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा क्रिमिनल्स का भी सपोर्ट लिया जाता है ताकि वो इलेक्शंस जीत सके और फोर्सली क्या हो, यानी कि वो अपनी गवर्नमेंट को बना सके। यानी कि वो शॉर्टकट तरीके से इलेक्शंस जीतने के लिए वो किसका सहारा लेते हैं, किसका सपोर्ट लेते हैं, तो वो क्रिमिनल्स का सपोर्ट लेते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी की तीसरी सबसे बड़ी चैलेंजेस है। जबकि इसके बारे में यानी कि हम इसमें कैसे सुधार ला सकते हैं, इसमें हम अगला जो टॉपिक है वो डिस्कस करें। तो इसी तरीके से यहाँ पे बताएंगे, अभी डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला लिया गया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज अगर वो पार्टीज आती है इलेक्शंस कंडक्ट कराती है तो वहां पे पहले वो अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड पेश करे, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पीपल डू नॉट फाइंड पार्टीज टू बी अ मीनिंगफुल चॉइस फॉर द वोटर्स, यानी कि लोग अपने वोट के लिए क्या करते हैं, पार्टियों को एक साथ विकल्प
नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर हमें क्या देखने को मिलती है, एक लीडर क्या करता है, एक मेंबर एक पार्टीज को छोड़ करके वो क्या करता है दूसरे पार्टीज में जा करके मिल जाता है। तो ये सबसे बड़ी क्या है, एक चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि जो भी इलेक्टेड मेंबर होता है तो उनके लिए सबसे डिफिकल्ट ये पड़ जाता है कि वो किसी भी एक पार्टी को छोड़ करके वो क्या करते हैं दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम अपने जो हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको कैसे उसमें सुधार ला सकते हैं। तो भारत में जो राजनीतिक दल और उसकी जो नेताओं में सुधार लाने के लिए हाल ही में कुछ प्रयास और कुछ सुझाव दिए गए हैं, तो जो हम आगे नीचे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंड द टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। यानी कि जो निर्वाचित विधायक यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट किया गया कि वे दल बदलने से रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, तो एक चेंजेस किया गया जिसे हम जो एक अमेंड किया गया था। फिर उसके बाद करते हैं द सुप्रीम कोर्ट पास द ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल। नाउ इट इज अ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट who consist election to file and affidavit giving detail for his properties and criminal case pending against him। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पैसे और अपराधी के अभाव को कम करने के लिए एक आदेश पारित किया जिसमें ये कहा गया कि चुनाव लड़ने वाला जो हर एक कैंडिडेट है, जो जितने भी जो कैंडिडेट है वो अपनी संपत्ति और अब उसके खिलाफ जो भी आपराधिक केस है उसको मामले में वो क्या करे, एक एफिडेविट दाखिल कराना उनके लिए क्या करा दिया, तो एक अनिवार्य करा दिया गया। इलेक्शन कमीशन पास्ड एक ऑर्डर ऑफ मेकिंग अ नेसेसरी फॉर अ पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एज एंड फाइल देयर द इनकम टैक्स रिटर्न्स। यानी कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ने एक आदेश पारित किया था कि राजनीतिक दलों के लिए अपने संगठनात्मक चुनाव कराना और अपना आय रजिस्टर्ड दाखिल कराना अनिवार्य कर दिया गया। किसके द्वारा, तो इलेक्शंस कमीशन के द्वारा। वहीं पे बात करें इसके अलावा जो भी इसके अलावा कुछ बहुत से ऐसे सजेस्ट दिए गए थे जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें हम सुधार ला, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर सुझाव लाने के लिए बहुत से सजेशंस दिए गए थे, जिसमें से एक सजेशन ये था कि जितने भी जो बहुत और उसमें से बहुत से सजेशंस आज भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया है। A law should be made to regulate the internal affair of the political parties। यानी कि राजनीतिक दलों के आंतरिक मामलों को वियमित करने के लिए क्या है, कानून बनाना चाहिए। ये भी एक सजेशन है और जिससे हम पॉलिटिकल पार्टी में क्या कर सकते हैं, रिफॉर्म ला सकते हैं। राजनीतिक दल के लिए महिलाओं के जो उम्मीदवार है कम से कम उनके लिए क्या है, 1/3 सीट देने के लिए अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि अगर हम ह्यूमन्स की बात करें, ह्यूमन के लिए कितना है, 1/3 जो सीट है वो रिजर्व कर दिया गया किसमें, इलेक्शंस के अंदर, सिर्फ ह्यूमन्स के लिए। और इस तरीके से पार्टी में निर्णय लेने वाले जो यानी कि निर्णय लेने की जो निकायों में जो जितनी भी जो ह्यूमन्स यानी कि जो लेडीज है उनको भी क्या देना चाहिए, तो कोटा उनका भी होना चाहिए। इस तरीके से हम क्या अपने पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म ला सकते हैं। चुनाव के लिए जो स्टेट फंडिंग होना चाहिए, यानी कि इलेक्शंस के लिए क्या होना चाहिए, स्टेट फंडिंग होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट द मतलब इलेक्शंस। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें भी इलेक्शंस के टाइम पे क्या करना चाहिए, तो जो फंडिंग है वो प्रोवाइड कराना चाहिए जिससे कि क्या है, चुनाव कंडक्ट करें। यानी कि चुनाव के खर्च के लिए राज्य सरकार को, पार्टियों को क्या देना चाहिए, कुछ खर्च पैसे देना चाहिए। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, तो अपनी कंट्री जो हमारी कंट्री में जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको उसमें रिफॉर्म ला सकते हैं। देयर आर 2 अदर वे इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म। यानी कि 2 और ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम अपने पॉलिटिकल पार्टीज में क्या ला सकते हैं, तो सुधार ला सकते हैं। पीपल कैन बी पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि यदि जनता के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर डाला जाता है, किसके लिए, या ये याचिका प्रचार और आंदोलन के माध्यम से किया जा सकता है। एक तो इस तरीके से हम पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म ला सकते हैं, और दूसरा किस तरीके से, पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ पीपल हु वांट चेंज एंड ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इम्प्रूव करना चाहिए जब यदि कोई व्यक्ति क्या करता हो, पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करना चाहता हो तो उसके लिए। इट इज अ डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स
if ordinary citizen do not take part in the simply citizens it from outside। यानी कि यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज में ये रिफॉर्म लाना तब कठिन पड़ जाता है जब लोगों के द्वारा इसमें भाग नहीं लिया जाता, यानी कि पब्लिक के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है। और पब्लिक सिर्फ यदि बाहर से क्रिटिसाइज करती है किसी पॉलिटिकल पार्टीज का, तो उस टाइम पे क्या होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म लाना क्या हो जाता है, उस टाइम टफ पड़ जाता है। यदि कोई आदमी पॉलिटिकल पार्टीज में सब ज्वाइन करके, यानी कि पॉलिटिकल को ज्वाइन करके उसमें क्रिटिसाइज करता है, तब वहां पे क्या माना जाता है, तब वहां पे हम पॉलिटिकल पार्टीज में क्या कर सकते हैं, एक रिफॉर्म ला सकते हैं। यानी कि राजनीति में सुधार करना मुश्किल है यदि आम आदमी नागरिक इसमें भाग नहीं लेते हैं, और आम आदमी यदि भाग लेना शुरू कर दे तो हम पॉलिटिकल पार्टीज में या पॉलिटिकल में बड़ी ही आसानी से क्या ला सकते हैं, तो रिफॉर्म ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने कि किस तरीके से हम पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म ला सकते हैं, चैलेंजेस क्या पॉलिटिकल पार्टीज के, फिर हर एक स्टेट का जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, फिर हमने स्टेट पार्टी, फिर हमने नेशनल जो मेजर नेशनल पार्टीज है उसको डिस्कस किया। नेशनल पार्टी कहते किसे, क्या चीज, ठीक है, नेशनल पार्टीज किसे कहते हैं, मेजर नेशनल पार्टीज हमने बात किया। फिर हमने ये डिस्कस किया कि हमें जो हाउ मेनी पार्टीज शुड बी, कितने पार्टीज होने चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, हमें पार्टीज की जरूरत क्यों पड़ती है, फंक्शंस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज की, ये सारी हमने आज डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो भी डिस्कस किया वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो हम जो अगला चैप्टर, जो चैप्टर 7 है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जब हम ये वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।